नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। एक अच्छी सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता। ये बात तब समझ आती है जब किसी लंबी बीमारी या गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है। शरीर के प्रति सजग रहने से रोग जल्दी पकड़ में आते हैं। और अच्छी बात यह है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी इलाज है। खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अब 100% तक भी संभव है। ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ती और गंभीर समस्या है। भारत में कम उम्र की महिलाएं इससे ज्यादा ग्रस्त हैं। सही जानकारी, मामूली सावधानी और समय पर लक्षणों की पहचान और इलाज से इससे बचा जा सकता है। ये ब्रेस्ट की कोशिकाओं में गांठ के रूप में होने वाला कैंसर है, जिनमें सूजन आ जाती है। ये क्यों होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपकी समस्याओं का भी समाधान जानेंगे। मेदांता हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट कैंसर डिपार्टमेंट के हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव अग्रवाल। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस गंभीर समस्या से हम बचाव कर सकते हैं, और साथ ही अपने दर्शकों को भी हम याद दिला दें कि वो भी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगले आधे घंटे तक ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी अगर आपको लेनी है तो वो भी फोन करके डॉक्टर साहब से आप ले सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सीधा डॉक्टर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि आखिर ये होता क्यों है और कब ऐसी स्टेज आती है कि ब्रेस्ट कैंसर बनना शुरू हो जाता है, और इसके शुरुआती अगर हम सिम्टम्स जाने तो वो क्या हो सकते हैं। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, जी, क्योंकि हम लोगों ने यंग पेशेंट 20 साल 22 साल में भी देखा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। जी, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल पॉपुलेशन रिस्क, जी, जैसे कि 100 लोगों को, अगर जो नॉर्मल रिस्क के लोग हैं उनको लाइफ में 5 या 6 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर जरूर होगा। एक ऐसा होता है कि कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होती है, बट कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं फेमिलियर रिस्क। जी, अगर नॉर्मल का रिस्क 5 या 6 है तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने फैमिली मेंबर्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, किस एज पे हुआ है और किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उनका रिस्क हो सकता है 1.5 गुना बढ़ जाए, 2 गुना बढ़ जाए। एक होता है जेनेटिक रिस्क। जी, कुछ जीन्स होती हैं जिनको हम लोग BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स कहते हैं, जी, वो ब्लड में टेस्ट की जाती हैं, जी, और अगर वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी पॉजिटिव आती है जी, तब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 100 में 40 से लेके 85% तक हो सकता है। व्हाट आई मीन कि 100 में से 40 से लेके 85 लोग लाइफ टाइम में वो लेडी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकती है। लेकिन कोई वायरल इन्फेक्शन या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्लेम कर सकते। जी। एक बार फिर से डॉक्टर साहब हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके अगर ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं या कोई सिम्टम्स आप देख रहे हैं, उनके बारे में कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब के साथ आप भी फ़ोन पर जुड़ सकते हैं। और नंबर लगातार हमारे अगले आधे घंटे तक टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो दर्शकों से अपील है कि वो भी अगर समस्या है तो फोन करके जरूर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये आमतौर पर महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बढ़ती उम्र के दौरान ये समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो क्या किसी भी आयु में हार्मोन स्तर में बदलाव या किसी यहाँ पर कारण बन सकता है किसी चीज़ का, या किसी दवा की वजह से ये हो सकता है? अगर कोई किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं तो क्या उसकी वजह से भी ये हो सकता है? देखिए, नॉर्मल तो सच कोई इस तरह की दवाएं नहीं हैं, जी, लेकिन अगर आप देखें तो 10-15-20 साल पहले जो लेडीज मीनोपॉज के करीब पहुंचती थीं, वो उस मीनोपॉज के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लेती थी, जिसको हम कहते हैं HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
दिस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर लंबे समय के लिए ली जाए, जी 6 मंथ से लेके कई सालों तक ली जाए, तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए आज लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी जाती है। जी। यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि कुछ ब्रेस्ट डिसीज जो होती हैं वो हानिकारक नहीं होती है, वो कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। वो कौन सी हैं और कैसे उनको हम पहचानें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हमारे पास लेडीज आती हैं, वो आती हैं ब्रेस्ट पेन को लेके। जी ब्रेस्ट पेन अगर कोई लंप साथ में नहीं है, कोई गांठ नहीं है, तो हाल में 100 में से लगभग 95-98 पेशेंट्स को खाली ब्रेस्ट पेन, और वो भी यंगर एज पे, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है। दूसरे, अक्सर लेडीज आती हैं कि निपल से थोड़ा बहुत पानी या दूध सा निकल रहा है। जी अगर वो ब्लड नहीं है तो उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अनलाइकली टू बी ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट थिंग कि ब्रेस्ट में गांठ है। गांठ हालांकि ब्रेस्ट कैंसर का भी सबसे कॉमन लक्षण है, लेकिन अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो 100 में से 90 लंप ब्रेस्ट कैंसर नहीं होते हैं। पर्टिकुलरली यंगर एज पे, लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल की लेडीज अगर ब्रेस्ट लंप लेके आती है, तो बहुत मेजॉरिटी उनमें से कैंसर नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी यंगर पॉपुलेशन बहुत है, हम यंग पॉपुलेशन में भी कैंसर देख रहे हैं। ओनली अब मेरी क्लिनिक में एग्जामिन करके लब को मैं कह दूं कि कुछ नहीं है, नथिंग टू वरी, ये ठीक नहीं है, हमको एक कंक्लूजन पे जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि हम किसी भी रेयर कैंसर को भी यंग एज पे मिस ना कर सके। जी। ब्रेस्ट पेन की आपने यहाँ पर बात की है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या वो उसे आम समझा जाए और वो क्यों होता है, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ब्रेस्ट पेन का भी कोई क्लियर कट कारण नहीं है, बट अगर जी आप ध्यान से सोचें तो यंगर पेशेंट्स को पीरियड शुरू होने से पहले ब्रेस्ट में अनकंफर्टेबल हो जाता है, ब्रेस्ट हैवी हो जाती है और थोड़ा बहुत पेन भी होता है। और ये पेन या हैवीनेस या अनकंफर्टेबल होना पीरियड शुरू होने के बाद बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्री मेंस्ट्रुअल मेस्टेल्जिया। बट कुछ लोगों में ये पेन रह सकता है, कुछ लोगों में पेन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ में ये पीरियड से रिलेटेड नहीं हो सकता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंसर नहीं है। जी। क्या ब्रेस्ट में इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं डॉक्टर साहब? ब्रेस्ट में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जी पर्टिकुलरली दो पर्टिकुलर एजेस पे बहुत कॉमन है। एक तो लैक्टेशनल लेडीज में, जिनके दूध बच्चे को पिला रहे हैं, अगर वो दूध की नलकियां किसी तरह से ब्लॉक हो गई तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, हम लोग उसको कहते हैं लैक्टेशनल एब्सेस। जी दूसरे, पास्ट मिडिल एज, पोस्ट मेनोपॉजल एजेज में जो दूध की नलकियां हैं वो दूध तो नहीं होती, बट उसमें डायलिटेशन हो जाता है, वो फैल जाती हैं, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं डक्टेक्टेजिया, और उसमें कभी कभी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक इन्फेक्शन हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, एक चीज कहलाती है इडियोपैथिक ग्रेनुलोमेटस मास्टाइटिस, ये इन्फेक्शंस भी ब्रेस्ट में अनकॉमन नहीं है। तो बट ऑल ब्रेस्ट इन्फेक्शंस आर ट्रीटेबल। कुछ में हमको खाली दवाओं से काम चल जाता है, कुछ में पस को निकालने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जी। तो आपने बताया कि कुछ कॉमन है डिसीजेज ब्रेस्ट से जुड़ी, लेकिन क्या कोई घातक भी होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, घातक जो नॉन कैंसरस प्रॉब्लम्स हैं जी वो हमें बॉदर तो कर सकती हैं, बट वो घातक नहीं होती। जी बट डेफिनेटली अगर कैंसर को हम लोग डायग्नोज ना करें और प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो कैंसर एडवांस स्टेज में जा सकता है, और तब डेफिनेटली वो घातक घातक हो सकता है। जी। तो एक यहाँ पर बहुत अहम सवाल ये कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का पूरा जड़ से इलाज अब संभव है? अगर हम स्टेज 1 में कैंसर को डायग्नोज कर लें जी तो ऑलमोस्ट 98 से लेके 99% पेशेंट्स नॉर्मल जिंदगी बिताएंगे जी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। क्या ये दोबारा उभरने की संभावना हो सकती है? हम और आप कैंसर से क्यों घबराते हैं? जी इसीलिए घबराते हैं और उसका लाइफ लॉन्ग फॉलो अप करते हैं कि दोबारा होने की संभावना होती है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर स्टेज 1 है तो 98 से 99% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेज 2 में
ऑलमोस्ट 75 से 85% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 में भी लोग स्टेज 3 का नाम सुन के बहुत घबराते हैं, लेकिन आज की तारीख में एक प्रॉपर मॉडर्न ट्रीटमेंट से 65% पेशेंट्स स्टेज 3 में भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इवन स्टेज 4 में भी अगर डिजीज बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं है तो 10-15-20% पेशेंट 5 से 10 साल जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से चंद्रपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रपाल जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, हेलो जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, पूछिए। हाँ, मैं कह रहा ना, फॉलो अप एक्शन में हमने कीमो 24 लगवा लिया है और रेडियोथेरेपी करा लिया है और ये तीसरा भी करा लिया है, सर्जरी भी करा ली है, फिर रिमूव करा दिया। और अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये टैमोक्सिफेन का कितने साल तक ले सकते हैं कोर्स? कौन सी दवा? टैमोक्सिफेन यूजुअली 5 साल के लिए देते हैं, बट अगर बायोप्सी रिपोर्ट में थोड़ी ज्यादा खराबी है तो उसको हम लोग, चूंकि तो हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस हो जाता है, तो उसको एक्सटेंडेड हार्मोन थेरेपी भी देते हैं और उसको 7.5 से 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट का पीरियड्स रुक चुके हैं तो टैमोक्सिफेन की जगह दूसरी दवाएं हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिसको हम लोग एरोमेटेज इनहिबिटर्स कहते हैं। तो टैमोक्सिफेन को स्विच ओवर करके वो दवा चेंज भी की जा सकती है। इसके लिए जो भी आपके डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, उनसे आप बात करें, क्योंकि उन पेशेंट्स के पीरियड्स का क्या स्टेटस है, पेशेंट के यूट्रस का क्या स्टेटस है, बोन्स का क्या स्टेटस है, वो सब देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। बट मिनिमम 5 साल, बट इन सेलेक्टेड केसेस में 5 से 10 साल तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चंद्रपाल जी, और कोई समस्या? नहीं, वो तो अनमैरिड मतलब लेडी है जिसको ये ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, ये बता रहे हैं जी, ये बता रहे हैं कि जिनका मैरिड है उनके बारे में। डॉक्टर साहब, यहाँ पर वो पूछना चाह रहे हैं कि अनमैरिड है वुमेन, उसको ये दिक्कत है। हाँ, नहीं, अनमैरिड है, एज कितना है? चंद्रपाल जी, क्या उम्र है? 36 साल है वो। 30 साल? 36 36 एज बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो उनको तो टैमोक्सिफेन ही चलेगा करीब, और डिपेंडिंग अपॉन की बायोप्सी रिपोर्ट क्या थी, लिम्फ नोड पॉजिटिव थी या नहीं थी। तो मैंने बताया ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हमको एक्सटेंडेड हार्मोन थेरेपी देना है या 5 साल के बाद बंद करना है। ये तो पूरी जब तक डिटेल रिपोर्ट हमारे सामने नहीं होंगी वो, बट मिनिमम 5 साल जरूर देना है। चंद्रपाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस ये कहते 5 साल 7.5, उसके अलावा कोई चेंज करना चाहते हैं उसमें क्या पूछें? चंद्रपाल जी, एक बार फिर से दोहराइए अपना सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोन करने के लिए। दिल्ली से एक और दर्शक डॉक्टर साहब नीति हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल हम ले लेते हैं। नीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे प्रोग्राम में। पूछिए, क्या समस्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किन किन कारण, क्या क्या कारण होते हैं उसके, और प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए फिर हमें? नहीं, ये तो मैंने पहले ही बताया कि उसका कोई डेफिनेट कारण नहीं है, तो इसलिए कोई वैक्सीन नहीं है उसका, कोई प्राइमरी प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोक सकें, ऐसा हमारे पास कोई मेथड नॉर्मल पेशेंट के लिए नहीं है। बट सावधानी बरतने की बात यही है कि 20 साल की उम्र से 30 साल की एज तक पेशेंट महीने में एक दफा अपनी ब्रेस्ट खुद एग्जामिन करें, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। 30 से 40 साल तक साल में एक दफा डॉक्टर से या ट्रेंड पैरामेडिकल से अपना एग्जामिनेशन कराएं, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और 40 की उम्र के बाद साल में एक दफा मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट के एक्सरे होते हैं, वो कराएं, ताकि कैंसर अगर किसी को डेवलप हो रहा है तो उसको अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में डायग्नोज कर सकें। इसी को हम लोग आइदर अर्ली डायग्नोसिस और सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकें। यही एक तरीका है ब्रेस्ट कैंसर को के रिस्क को कम करने का और उसको जो मोर क्योरेबल बनाने का।
जी, शुक्रिया नीति फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के मन में भी कई सवाल हैं कि प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, और प्रिकॉशंस के बारे में भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, क्या ये केवल महिलाओं में ही होती है ब्रेस्ट कैंसर की समस्या? ये इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन महेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। महेंद्र, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। रखिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है? मैडम जी, मेरे को 2016 में कैंसर हुआ था जी। जी अभी मैं 2 महेंद्र टाइम जी, दलिया पहले एक अपील आपसे मैं करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए, क्योंकि दोबारा से रिपीट आवाज आ रही है, तो आपको भी परेशानी होगी सुनने में। अब पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, मेरे 2011 में ना 2016 में कैंसर हुआ था जी। जी हाँ, उसके बाद कीमो लगी और रेडियोथेरेपी लगी जी 31 जी। जी हाँ जी, वो क्या फिर कम नहीं हुई जी, जो गले में गांठ थी जी वो। फिर 2 कीमो और लगवाई जी, उसके बाद भी कम नहीं हुई जी। अभी वैसे तो ठीक हूँ जी, लेकिन मुंह है ना मेरा तिड़पड़ा रहता है जी। डॉक्टर साहब, वो गले में ट्यूमर की बात कर रहे हैं, उस कैंसर की बात कहाँ कर, थे? गले के ट्यूमर की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो आज का टॉपिक नहीं है। मैं जी बात कर सकता हूँ उसके ऊपर, बट वो आज का टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। जी, लेकिन अगर कोई सुझाव आप देना चाहें, अब उन्होंने फ़ोन करके वो जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि अगर कोई सुझाव आप दे सकते हैं तो उन्हें दे नहीं, तो दीजिए। गले का देखिए, गले का कैंसर अगेन स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और गले में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं कि वो लैरिंग्स में है या फेनिक्स में है या सॉफ्ट पैलेट में जिसको तालुआ कहते हैं उसमें है। तो क्योंकि मुंह के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं छोटे छोटे, और उनकी कौन सी स्टेज है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी बायोप्सी की जाए, उसका सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाए, तब ये डिसाइड किया जाता है कि इनको ऑपरेशन करना है या सिकाई से ट्रीटमेंट करना है। कीमोथेरेपी का एज सच रोल गले के कैंसर में कम होता है, सिकाई या सर्जरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी, वो कह रहे हैं कि कई बार कीमो करा चुके हैं, लेकिन कम नहीं हुआ है अभी तक उससे कैंसर। क्या कह रहे हैं? कई बार कीमो करवा चुके हैं, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, कीमो का तो मैंने बताया ना, कीमो जी का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। या तो फिर ये है कि ये बहुत ही एडवांस कैंसर हो चुका है जिसकी वजह से सिर्फ कीमो दी जा रही है। अदरवाइज कीमो एलोन का हेड एंड नेक कैंसर में वर्चुअली कोई रोल नहीं है। जी, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि ये महिलाओं में ही आमतौर पर होता है, क्या ये पुरुषों में भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। पुरुषों में लगभग, अगर हम 100 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट देखते हैं, तो एक ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। सो द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन मेल इज 1%। जी, तो क्या उसमें भी जो ट्रीटमेंट है वो क्या सेम ही होता है, या उसमें कुछ अलग होता है? नहीं नहीं, मेल ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे होता है। सेम स्टेजिंग है, सेम ट्रीटमेंट है जो हम फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं। ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि चूंकि मेल्स में ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है, तो अक्सर ये जो गांठ है ब्रेस्ट कैंसर की, ये नीचे की मसल से या चेस्ट वॉल से जल्दी चिपक जाती है, क्योंकि वहां पे टिश्यू बहुत कम है, फैट बहुत कम है। जी तो अक्सर मेल ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा लेट स्टेज में आते हैं, बट अदरवाइज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेज बाय स्टेज सेम है जो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का है। जी, अगर इनिशियल स्टेज पे कोई आइडेंटिफाई कर लेता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा है, साथ ही साथ खुद भी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुआ है, जी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सर्जरी पहले करते हैं। जी और अगर अर्ली स्टेज में है, तो एक बात जो मैं यहाँ एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी कि सब पेशेंट्स की सारी ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट सेविंग ऑपरेशन अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में सेम रिजल्ट्स हैं जो पूरी ब्रेस्ट निकालने के हैं, बिकॉज दिल से कोई भी लेडी अपनी ब्रेस्ट नहीं निकलवाना चाहेगी। तो अर्ली स्टेज कैंसर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोग ब्रेस्ट बचा सकते हैं, और क्योर रेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सेम रेट से सेम रेट क्योर रेट है। एक दफा सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद जो डिटेल्ड बायोप्सी रिपोर्ट आती है, उसमें आगे का ट्रीटमेंट की कीमोथेरेपी देना है नहीं देना है, हार्मोन थेरेपी देना है नहीं देना है,
रेडियोथेरेपी देना है, वो सब डिसीजन करते हैं। और एक दफा जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो उनको रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। जैसा मैंने कहा कि कैंसर में दोबारा होने का रिस्क तो 1% हो या 20% हो, वो रहता है। तो उनको रेगुलर चेकअप जो है अगले 5 से 10 साल बहुत रेगुलरली करना पड़ता है। जी, लेकिन यहाँ पर पहले शुरुआती में कौन-कौन से हमें टेस्ट करवाने चाहिए इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेस्ट में किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करें। जी, अगर हमारा ब्रेस्ट में कोई गांठ है या निपल थोड़ा अंदर को जा रहा है या निपल की स्किन कभी-कभी जैसे एक्जिमा टाइप हो जाती है, एक्सकोरिएट हो गई है, या निपल से ब्लड आ रहा है, या ब्रेस्ट की स्किन थोड़ी थिकन्ड हो गई है। थिकन्ड मतलब जैसे अगर आप देखें तो जैसे ऑरेंज पील अपीयरेंस जिसको कहते हैं, ऑरेंज का जो छिलका होता है उस पे दाने दाने से, दाने छेद छेद से होते हैं, जी, उस तरह की अगर स्किन हो रही है तो ये ब्रेस्ट कैंसर के साइन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो डॉक्टर को अपने मिलें, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जो बेसिक टेस्ट है मैमोग्राफी, वो जरूर कराना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द एज, मैमोग्राफी के साथ हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इन दोनों टेस्ट की रिपोर्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे लोग अक्सर घबराते हैं, वो है बायोप्सी। लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, गलत कंसेप्ट है, गलत धारणा है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। मैं यहाँ पे बार बार ये एम्फेसाइज करना चाहूंगा, कोई दुनिया में साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। हमको ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कैंसर की 101% डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाना है, और उसका तरीका बायोप्सी है। हाँ, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हम नीडल बायोप्सी करके डायग्नोस कर सकते हैं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमको कट लगा के टिश्यू लेके डायग्नोसिस करना पड़ती थी, बट आज नीडल बायोप्सी इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ओपीडी प्रोसीजर है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, पेशेंट बायोप्सी करा के घर जा सकता है। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है कैंसर की डायग्नोसिस को प्रूव करने के लिए। जी। और यहाँ पर क्या एकमात्र इलाज इसका सर्जरी ही माना जाए या और भी तरीके से हो सकता है? क्या ये दवाइयों से भी ठीक हो सकता है? देखिए, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के 5 बेसिक ट्रीटमेंट हैं। जी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, और 3 दवाओं के ट्रीटमेंट हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। जी, किस पेशेंट को कौन सी दवाएं लगेंगी ये डिटेल्ड बायोप्सी रिपोर्ट पे निर्भर करता है। उसमें हम लोग कुछ ट्यूमर मार्कर्स करते हैं जिनको हम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड HER2/neu कहते हैं। उनकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं इस पेशेंट को कौन सी दवाएं लगना है और कितने दिनों तक चलना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर में, पर्टिकुलरली क्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सर्जरी है। अगर पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती या पेशेंट सर्जरी नहीं कराए तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम लाइफ को प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते। जी। यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है, ये ना हो उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इन ए नॉर्मल पॉपुलेशन जी, इस तरह का कोई हमारे पास मेथड नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर ना हो, क्योंकि हमें उसका कॉज नहीं पता है। जब हमें कॉज नहीं पता है तो हम उसको प्रिवेंशन नहीं कर क्या सकते। ये खाने पीने से हो सकता है कि अगर हम फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं? बहुत सारी चीजों को बात की जाती है, बट कोई क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डाइट से ब्रेस्ट कैंसर होता है या किसी पर्टिकुलर डाइट से ब्रेस्ट कैंसर हम रोक सकते हैं। जी, बट जो भी हम ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, उसमें जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की है या जिनकी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है, जी, उसमें हम प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकने की कुछ कोशिशें कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दवाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, जो थोड़ा देर पहले एक दर्शक ने भी पूछा था, टमॉक्सिफेन दवा। जी, उस दवा को हाई रिस्क पेशेंट्स में अगर हम 5 साल दें तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को आधा किया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी में 80%, 90% ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है, उसमें उस पेशेंट की दोनों ब्रेस्ट को एज ए प्रिवेंशन भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम सब ने अखबार में और टीवी पे पढ़ा है, अंजेलिना जोली जो एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, उसको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क था। उसने अपनी दोनों ब्रेस्ट एज ए प्रोफिलैक्टिक, एज ए प्रिवेंशन निकलवा दी, और उन केसेस में हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को 90% कम कर सकते हैं।
बट नॉर्मल पॉपुलेशन में हमारे पास आज कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोक सकें। जी, एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गई हैं, निशा। निशा, स्वागत है आपका, रखिए, क्या समस्या है? मैम, मेरा इलाज चल रहा है, जी, तो मैं ये चाहती हूँ आखिर कब तक चलेगा इलाज मेरा? कितना समय हो गया इलाज चलते हुए आपका? हाँ जी, कितना समय हो गया है? मेरे को 8-10 साल हो गए इलाज चलते चलते। तो क्या कुछ समस्या आ रही है? हाँ जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्याएं तो मुझे कुछ नहीं है, मतलब डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट प्रीति ये है कि इनका इलाज चल रहा है या जस्ट फॉलो अप चल रहा है, क्योंकि 10 साल यूजुअली ड्रग्स का ट्रीटमेंट नहीं चलता है। बहुत रेयर केसेस में 10 साल तक देते हैं, लेकिन तो या तो ये जस्ट फॉलो अप चल रहा है, फॉलो अप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको क्या है? निशा जी, क्या फॉलो अप चल रहा है आपका, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं आपको? क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 10 साल इतना लंबा इलाज ब्रेस्ट कैंसर का नहीं चलता है। ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जी, मेरी वहाँ मेंटल से चल रहा है मेरा इलाज। एक बार दोबारा से दोहराइए निशा जी, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ मेरा मेंटल जो हॉस्पिटल है वहाँ से चल रहा है इलाज। तो मानसिक रोगी हैं, माफ कीजिएगा निशा जी, आज हम यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, और जब हम कभी मानसिक रोगों की बात करेंगे तो तब हम आप जुड़िएगा और उस दौरान हम आपको समाधान दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर समय की कमी है, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्या हमारी सोने की पोजीशंस भी इसके लिए इसकी जिम्मेदार हो सकती है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या लेडीज़ जो कपड़े पहनती हैं टाइट, क्या वो भी वजह हो सकती है? नहीं, उसका ब्रेस्ट कैंसर होने से कोई संबंध नहीं है। किसी पर्टिकुलर टाइप की ब्रा या सिलिकॉन या इस तरह की किसी चीज का ब्रेस्ट कैंसर से कोई संबंध नहीं है। किसी तरह की कोई गिल्ट फील की या गलतफहमी की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों का जवाब दे पाए हों, और कल फिर हाजिर होंगे नए डॉक्टर, नए विषय के साथ। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।